तो गागी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आज की जो संडे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको। आज हम हाईलाइट ना लेकर के टू द पॉइंट सीधी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी तरफ से ई कॉमर्स रूल्स को लेकर के रेड फ्लैग दैट मीन्स अपने कंसर्न्स रेज किए हैं कि ये जो नए ई कॉमर्स रूल्स आप लेकर के आ रहे हो ये कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड के लिए हर्डल का काम कर सकते हैं। जानते हैं पूरी डिटेल। देखो, कल हमने ऑलरेडी पहले ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि जो ई कॉमर्स ड्राफ्ट रूल डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा रिलीज़ किए गए थे और पब्लिक कमेंट के लिए कि भाई कमेंट दे दो, आप सजेशंस दे दो जिससे कि इन ई कॉमर्स रूल्स को हम और रिफाइन वे में लॉन्च कर सकें। पर जैसा कि हमें पता है नीति आयोग और जो DPIIT, ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट दोनों की तरफ से जो गवर्नमेंट के खुद के एंटिटीज़ हैं उनके द्वारा जो ऑब्जेक्शन किया गया वो तो था ही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी तरफ से कंसर्न्स रेज किए हैं, तो USA ने भी कंसर्न्स रेज किए हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें तो जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से पीयूष गोयल जी का नेगोशिएशन कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो उनमें ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है राइट बातचीत करने में। तो उसमें जब ये कंज्यूमर ये ई कॉमर्स का जो ये रेगुलेशन की बातचीत आई ना, तब उन्होंने ये कहा कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ई कॉमर्स सेक्टर में हम भी पार्टिसिपेट करें, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड के लिए ये ई कॉमर्स लॉज जो आप लेकर के आने की बात कर रहे हो, जिनका ड्राफ्ट आपने पब्लिक डोमेन में रिलीज कर रखा है, वो बोले चैलेंज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं उनमें आप देखो कि उनका ये कहना है कि हमारे हिसाब से जो आप नए लॉज लेकर के आ रहे हो इनमें अमेंडमेंट होना चाहिए, साथ में ट्रेड बैरियर का काम ना करे ऐसे लॉज आप लेकर के आओ, और जो स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो एंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, बोलो उनको आप प्रमोट करो। माइक्रो का तो रहेगा नहीं, स्मॉल एंड मीडियम, राइट, जिससे कि छोटे कंपनियां या मीडियम साइज़ की जो कंपनीज होगी मीडियम कैप की, तो बोलो उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ सकता है इंडिया में। और लॉज आपको पता ही है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अभी ये फिर उसके बाद में कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट रिलीज किया हुआ है ही उसके ऊपर। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, तो RTI एक्ट के बारे में आप ज़रूर पढ़ोगे पूरी डिटेल। और अगर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट बड़ी इंफॉर्मेशन है इस आर्टिकल में, दैट इज दिस वन, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA। ये एक तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2022 का एंड जब तक आएगा ना, दिसंबर 2022, बोले तब तक ये एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधे आते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये रिसेंटली न्यूज़ में है, ये किस किस कंट्रीज के बीच से है, इंडिया का को दूसरे किस कंट्री के साथ में रिलेशन है जिसको लेकर के ये मुद्दा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है UPSC। इसके अलावा देखें अमेरिका ने भी देखो अपनी तरफ से कंसर्न्स रेज किए हैं, और उन कंसर्न्स में क्या क्या मुद्दे थे, एक तो कंट्री ऑफ ओरिजिन का मुद्दा, दूसरा था मिस सेलिंग या फिर जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो डिटेलिंग चाहिए थी वो। तो बोले इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की स्कोप दिख रही है इन ई कॉमर्स रूल्स के अंदर। देखो कंट्री ऑफ ओरिजिन का मुद्दा मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि मान लो जैसे ये शुरू कब होता है, जब इंडिया ने RCEP एग्रीमेंट से खुद को विड्रॉ किया था, उसके पीछे वजह थी एक ही कंट्री ऑफ ओरिजिन की, कि ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़बरदस्त होती है जैसे कि चाइना, और वहाँ से चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कंट्री के थ्रू होते हुए इंडिया तक पहुँच जाए, तो ऐसे में इंडियन मार्केट के लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि उन जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं तो उन प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफाई किया जाए कि किस कंट्री का वो प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट जब ये स्पेसिफाई कर देगा कि हाँ जी ये चाइना का है, थाईलैंड का है, वियतनाम का है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो इससे क्या होगा, इंडियन जो भी आप कह सकते हो कस्टम्स वाले हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये किस कंट्री से ओरिजिन है। अब इससे क्या होगा कि चाइना अगर कोई भी ट्रेड के अगेंस्ट में जाने वाली या खुद की कंपनीज को फेवर करने के लिए किसी भी तरीके का प्रमोशन देता है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन दिलाने के लिए, और वो इंडियन कंपनीज के लिए नुकसानदायक है, तो इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडियंस के पास में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये कंट्री ऑफ ओरिजिन का मुद्दा हाईलाइट किया गया है। दूसरा, जो ये ऑब्लिगेशन है कि जो भी ई कॉमर्स कंपनी होगी उसको RGO दैट मीन्स रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर के तौर पे इंडिविजुअल को अपॉइंट करना पड़ेगा।
तो बोला आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पहले से हैं। इसके अलावा आप ई कॉमर्स रूल्स के अंडर में एक और आप ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट कर दोगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेट किस पे होंगे, इंटरनेट पे, और इंटरनेट के लिए आपके पास में ऑलरेडी आईटी रूल्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो तो दूसरे कंसर्न्स भी हैं, जो डेफिनेशन है अच्छे से वो क्लियर नहीं दे रखी, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आर्टिकल ये है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, वो कॉन्फ्रेंस थी जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल जीवन कोष। जल जीवन मिशन की एक ऐप लॉन्च की है, जल जीवन मिशन ऐप, और एक है राष्ट्रीय जल जीवन कोष। तो बोला अब औरतों को दूर तक जाकर के पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाँव में भी हम फुल टैप्ड वाटर अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, अब सवाल यह है कि हमें क्या करना है। आपके लिए है जल जीवन मिशन के बारे में पूरी डिटेल एक बार पढ़नी है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ हो रहा है आपके सामने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो एलजेपी है, ठीक है, रामविलास पासवान जी का डिमाइस हो गया, राइट, तो उनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, तो बोलो उसका सिंबल कौन यूज़ करेगा, इसको लेकर के दो ग्रुप में डिवाइड हो गई एलजेपी। एक को लीड कर रहे हैं चिराग पासवान, एक को कर रहे हैं पारस। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई ये सिंबल जो है एलजेपी का वो कौन यूज़ करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि जब तक दोनों ग्रुप्स के बीच का डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक इस एलजेपी के सिंबल को कोई भी यूज़ नहीं करेगा। अब आपके लिए टास्क ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल अलोकेट करने का क्या प्रोसेस रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या जो नॉर्मल पार्टीज होती हैं, उन पार्टीज़ के लिए इलेक्शन से पहले क्या क्या प्रोविज़न किए हुए हैं, तो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 इसको ढंग से देख लेना। इसके कुछ प्रोविज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल कर लेना, नोट मेकिंग कर रखी है दैट्स गुड, नहीं कर रखी है तो एक बार हाईलाइट ज़रूर पढ़ लेना। और एम लक्ष्मीकांत में पूरी डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है ही। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे। देखो इकोनॉमी पेज पे एक ये वाली न्यूज़ है, ये तो वही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता है केयर्न एनर्जी, वोडाफोन, इनके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशू चल रहे हैं। तो फाइनेंस बिल 2012 के बाद में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस की है। इसमें तो इतना से बोला जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम को अमेंड कर दिया गया है ना, तो अब जो कोई भी सेटलमेंट है वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। और ये देखो कब किया गया है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। वो ये कि जैसे मान लो केयर्न एनर्जी है, केयर्न एनर्जी के साथ में इंडियन गवर्नमेंट का जो डिस्प्यूट था वो टैक्सेशन से रिलेटेड ही था। अब जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है द हैग में, नेदरलैंड्स में लोकेटेड, उन्होंने फेवर कर दिया केयर्न एनर्जी का। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिव्यू पिटिशन डाल दी, एक तरीके से अपील कर दी उस वर्डिक्ट के खिलाफ में। तो केयर्न एनर्जी को लगा बोला इंडियन गवर्नमेंट ऐसे नहीं सुधरेगी, तो इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर भी एयर इंडिया के एसेट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर उन्होंने कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा दी कि हम इंडियन गवर्नमेंट के इतना रुपया मांगते हैं और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की ही एक एंटिटी है एयर इंडिया और उसके एसेट्स अवेलेबल है, जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस, यहाँ पे कोर्ट्स में जाकर के पिटीशन लगा दी। और वर्डिक्ट आ गया कहाँ पर, पेरिस में। और ये कह दिया कि जो भी फ्रांस के अंदर पेरिस में जो भी लोकेटेड है एयर इंडिया के एसेट्स वो सीज कर सकती है केयर्न एनर्जी, और अप्रूवल दे दिया। तब जाकर के इंडियन गवर्नमेंट जागी कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को इनको अमेंड किया और उसके बाद में अब जो है सेटलमेंट होने के स्कोप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी को चीज़ को लेकर के ये मुद्दा है। तो आप देखो एक चीज़ ज़रूर देखोगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है ना, इसके बारे में एक बार डिटेल ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो एक न्यूज़ छोटी सी है कि लाइसेंस नॉर्म्स को थोड़ा अमेंड करने की बात की जा रही है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें क्या होगा कि जो भी पेनल्टी लगती है, मान लो लाइसेंस फी ली जाती है, जो भी ये टेलीकॉम कंपनीज है स्पेक्ट्रम लेती हैं और स्पेक्ट्रम का लाइसेंस इशू होता है और उस लाइसेंस फी को उनको पे करना रहता है टाइम टू टाइम। पर इशू क्या आ गया कि वो यहाँ पर अभी पेमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वैसे डिस्ट्रेस में है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और अगर पेमेंट में डिले हो रहा है, डिले की वजह से उस लाइसेंस फीस के ऊपर जो इंटरेस्ट लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्याज लेती है, बोलो ब्याज को भी अब थोड़ा कम कर दिया। तो पॉइंट क्या है कि इस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को थोड़ा सा एक रिलैक्स स्पेस देने की बात की जा रही है। इसके अलावा लास्ट जो आर्टिकल है दैट इज आईएमएफ ने
IMF जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो IMF इसका आंसर होगा। और इसमें ये कहा कि रैपिड ग्रोथ, अब जैसे जैसे इकोनॉमीज में पैसा मार्केट में घूम रहा है और कोविड के केसेस भी डाउन हुए हैं, वैसे तो 50 लाख जनों की डेथ हो चुकी है कोविड की अभी तक ऑन रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ऐसे में अब थोड़ी सी इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो बोला एक तो रैपिड ग्रोथ और साथ में जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको अडॉप्ट करने का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये क्रिप्टो करेंसीज होती क्या हैं वो जाने। ये देखो एक तरीके से डिजिटल या वर्चुअल करेंसीज होती हैं जो कि एनक्रिप्टेड होती है, मतलब इनकी एनकोडिंग होती है, कोड्स में ये काम करती हैं और ये एनक्रिप्टेड टेक्निक का यूज़ करके तैयार की जाती हैं। ओके, और साथ में रेगुलेशन भी होगा इसका और जनरेशन भी। और रेगुलेशन और जनरेशन किस बेसिस पे? एनक्रिप्शन। यहाँ पर कोई रेगुलेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बैंक नहीं होगा जैसे RBI होता है, यहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक नहीं होता और ये इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। ठीक है, और ये यूनिट्स के तौर पे भी होती है और साथ में जहां कहीं भी किसी का लेन देन हो रहा है ना तो उसको भी वेरीफाई टाइम टाइम पे करती रहती है। दिस इज क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि बैंकों के पास में जो एसेट्स हैं उन एसेट्स को वो कॉइन्स के तौर पे, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं, जिसका एग्जांपल बिटकॉइन या इरेद्रियम, ये हम पढ़ते रहते हैं, राइट। इरेद्रियम जो नाम मुझे अच्छे से नहीं आ रहा अभी, खैर पॉइंट ये है हमारा कि ये क्रिप्टो एसेट्स के अंदर या क्रिप्टो एसेट टेक्नोलॉजीज के अंदर बैंक्स अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं इन्वेस्ट करके। ठीक है, अब देखो क्रिप्टो करेंसी के लिए IMF ने फेवरेबल स्टेटमेंट दे दिया ना, तो देखो बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, अभी हाईएस्ट चल रही है, पिछले 2 हफ्तों के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया बिटकॉइन का जो प्राइस है। ठीक है, यहां देखो 48,236.08 डॉलर्स, ओके, एक बिटकॉइन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ही ली। और एक छोटी सी न्यूज और है वो और देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन और जापान की जो स्पेस एजेंसी है, दोनों का एक मिशन है। उस मिशन का नाम क्या है वो आप देख सकते हो, ये रहा, बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट। इसने क्या किया है, मर्क्यूरी के पास से ये निकला है और इसकी वहां की फर्स्ट इमेज कैप्चर की है, जो कि यहाँ मर्क्यूरी मतलब बुध, मतलब सन की तरफ ये बहुत क्लोज है ये। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है वो इतना सही है कि बेपी कोलंबो ये स्पेसक्राफ्ट है, ये किसका है, तो यूरोपियन यूनियन और जापान दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट में ये P चिदम्बरम जी का आर्टिकल है, द केस ऑफ द मिसिंग जॉब्स। अब ये आर्टिकल है ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, और वैसे मिल जाएगा आपको, अगर आप देखोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका सीधा लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि PDF तो मैं सुबह दूंगा आपको। ठीक है, तो ऐसे में आप ये खुद से पढ़ोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज भी नहीं की हुई है, तो आपको क्या करना है कि ये टर्मिनोलॉजीज को भी आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। ठीक है, खुद से करना, ये आपके लिए टास्क है। तो इस डिस्कशन में जो कंटेंट मेन था वो हमने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।